जीवन की बड़ी चुनौती यह है कि तुम जितना हो उससे ज्यादा हो सकते हो, क्योंकि तुम उसी से बढ़ सकते हो जो तुम अभी हो। यही असली चुनौती है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे पास वही रहेगा जो अभी है। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि आमदनी अक्सर पर्सनल डेवलपमेंट से कहीं आगे नहीं बढ़ती। कभी कभी किसी को किस्मत से अचानक बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी सेहत, सोच या स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे, तो वो आमदनी फिर वापस वहीं आ ही जाएगी जहां तुम अभी हो। जिंदगी के मामले बड़े अजीब होते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें $1 मिलियन दे दिया। सबसे अच्छा यह है कि तुम जल्दी करोड़पति बन जाओ, ताकि तुम्हारे पास पैसा टिक सके। वरना यह पक्का है कि पैसा कहीं खो जाएगा। किसी ने एक बार कहा था, अगर दुनिया का सारा पैसा बराबर बराबर सब में बांट दिया जाए, तो वह जल्दी ही वापस उन्हीं जड़ों में आएगा। जबरदस्त सफलता वो चीज है जिसे तुम अपनी तरफ खींचते हो, उसे पीछा नहीं करते। सफलता एक अच्छा ठिकाना ढूंढ रही होती है, इसलिए उसे पीछा करने के बजाय अपने आप पर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। नौकरी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होना चाहिए कि तुम्हें क्या मिल रहा है। नौकरी में पूछने वाली बात यह है कि मैं क्या बन रहा हूं। असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मुझे यहां कितना पैसा मिल रहा है, बल्कि यह होना चाहिए कि मैं यहां क्या बन रहा हूं। असली खुशी आपको मिली चीजों में नहीं, बल्कि आप जो बनते हैं उसमें होती है। तो यह हमारा आज रात का मुख्य विषय है, व्यक्तिगत विकास। 25 की उम्र में मिस्टर शेल्फ ने जो सारे असाइनमेंट दिए थे, ये सबसे मुश्किल था। सच कहूं तो मैं अभी भी इस पे काम कर रहा हूं। मुझे लगता है ये एक ऐसा लगातार चलने वाला चैलेंज है कि देखें आप क्या बन सकते हो। अगला विषय है मूलभूत नियम। बिल्कुल बेसिक्स को समझना सही होता है, और मैं इन्हें बेसिक्स इसलिए कहता हूं क्योंकि ये बाइबल से आते हैं। मैं कोई धार्मिक विद्वान या पादरी नहीं हूं, ये बात साफ हो जाएगी। लेकिन मिस्टर शेल्फ ने मुझे बताया कि बाइबल एक बढ़िया किताब है जिसमें इदेई, कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने के फार्मूले मिलते हैं। मैंने खुद देखा कि यह सच है। उन्होंने यह भी बताया कि बाइबल उतनी ही व्यावहारिक है जितनी कि आध्यात्मिक, और मैंने यह भी सच पाया। अगर आप अपने बैंक खाते और आमदनी को देखें और खुश नहीं हैं, तो बाइबल में कई ऐसी जगह है जहां आपको मदद मिल सकती है। देखो क्या समस्या है, ताकि तुम बदलाव कर सको। और हम आज रात कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है मेरा पसंदीदा, गोल सेट करना। शेल्फ ने मुझे गोल सेट करना सिखाया। कितना बड़ा उपकार था वो। एक सुबह नाश्ते के वक्त जब मैं उससे अभी अभी मिला था, उसने कहा, जिम, मुझे तुम्हारी अभी की गोल्स की लिस्ट दिखाओ। चलो उन्हें देखते हैं और बात करते हैं। उसने कहा, शायद यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। मैंने कहा, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। उसने पूछा, तो वो कार में रखी है क्या? कहीं घर पर? मैंने कहा, नहीं सर, मेरे पास कहीं भी कोई सूची नहीं है। उन्होंने कहा, अरे बेटे, यही से तो शुरुआत करनी है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास अपने लक्ष्यों की कोई सूची नहीं है, तो मैं अभी तुम्हारे बैंक बैलेंस का अंदाजा कुछ सैकड़ों डॉलर के अंदर लगा सकता हूं। और उन्होंने ऐसा किया जिससे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने कहा, मतलब अगर मेरे पास लक्ष्यों की सूची होगी तो मेरा बैंक बैलेंस बदल जाएगा? उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा। उस दिन मैं एक मन लगाकर सीखने वाला छात्र बन गया कि कैसे लक्ष्य तय करें। और सच में लक्ष्य तय करना सीखने से मेरी जिंदगी बदल गई। और मैं ये सोचता था कि 25 साल की उम्र तक किसी ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि कैसे गोल सेट करते हैं। मैं हाई स्कूल गया था, लेकिन अगर वहां ये सिखाया जाता तो मैं छूट गया। कॉलेज में भी 1 साल पढ़ा, वहां भी कभी ये नहीं सुना। मैं सीयर्स में काम करता हूं, और मेरी जानकारी में सीयर्स ने भी ये नहीं सिखाया कि गोल कैसे सेट करें। तो इस तरह मैं 25 साल का था, शादीशुदा, परिवार की शुरुआत कर चुका था, कॉलेज भी गया था, काम भी कर रहा था, लेकिन अभी भी मुझे गोल सेट करना नहीं आता था। लेकिन सौभाग्य से जब मैं 25 का था, तब मैं उस आदमी से मिला जिसने मुझे ये सिखाया, और उसने मेरी पूरी जिंदगी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बदल दी।
अजीब है। तो मैं आज रात आपसे वो बात साझा करना चाहता हूं जो मिस्टर शोव ने मुझसे कि कैसे लक्ष्य सेट करे, ये जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है। ठीक है। अगला विषय सेमिनार की नकारात्मक बात है, क्योंकि जिंदगी में नकारात्मक पक्ष भी होता है, इसलिए हमें नकारात्मक बात करनी होगी। इस विषय का नाम है रुख की बीमारियां। रुख की बीमारियां ऐसी चीजें हैं जो आपके सफल होने के मौके को खत्म कर सकती है। हम एक बेहद खतरनाक दुनिया में रहते हैं, इसलिए आपको न सिर्फ समझदार होना है, बल्कि सावधान भी रहना है। अब रुख की बीमारियां उतनी ही खराब होती हैं जितनी शारीरिक बीमारियां, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की मुश्किलें, ये सब आपके अच्छे काम करने के मौके को घटा देते हैं। तो आपको सचेत रहना होगा। और फिर है वो मानसिक बीमारियां जो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये आपके शुरू किए हुए सभी अच्छे कामों को खत्म कर सकती है। तो हम इन मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे, कैसे पहचानें, क्या है और उनका इलाज क्या है। मैं इन सब का तजुर्बा रखता हूं, क्योंकि ये सब मुझसे गुजर चुका है, इसलिए मैं आपको बढ़िया सलाह दे सकता हूं। अब आखिरी विषय जो हम आज रात बात करेंगे, वो है वो दिन जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। वो दिन जब आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। और इसी विषय पर हम बात करेंगे उन एहसासों की जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इंसान भावुक होता है और भावनाएं जिंदगी बदलने में बहुत ताकतवर होती है। लेकिन यह भी सच है कि भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि ये किसी भी तरफ जा सकती है। भावनाएं आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है, इसलिए उन्हें सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। हम सभ्यता को कहते हैं मानव भावनाओं का समझदारी से प्रबंधन। अगर आप अपनी भावनाओं को सही दिशा में समझदारी से लगाए, तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जिंदगी के बारे में एक दिन का वक्त काफी होगा, तो हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ये एक शाम में बहुत कुछ कवर करने वाला है, लेकिन हम इसे जारी रखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ कर पाते हैं या नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अभी से सेमिनार का थीम लिख लें। हर सेमिनार का एक थीम होता है, और मुझे लगता है हमारा भी है। यह हमारे कुछ साहित्य पर आधारित है। अगर आप ध्यान दें तो, और अगर नहीं देखा तो अपनी नोट्स में लिख लें। सेमिनार का थीम कुछ इस तरह है, आपकी बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी चाबी, संगीत, आप खुद है। यही है हमारे सेमिनार का थीम आज रात। तेरे बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी चाबी तू ही है। मैं चाहूंगा कि तू दो शब्दों को रेखांकित करे, ताकि इसका असर और भी ज्यादा हो जाए। सबसे बड़ी और तू। तो ये बनेगा, तेरे बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी चाबी तू ही है। मेरी पहली सलाह यह है कि इसे किसी कार्ड पे लिख ले या ऐसी जगह चिपका ले जहां तू हर दिन देख सके। बेहतर होगा कि ये ऐसे जगह हो जहां तू दिन की शुरुआत में इसे देख सके, जिससे पूरे दिन अपने दिमाग में ये बात बनी रहे। ये एक बढ़िया बात है जिसे देख के अपने दिन को सही दिशा दे सकता है। साथ में इसे साइलेंट सेमिनार कहते हैं। अगर तुम दिन भर इसे बस खुद से बात करने दोगे, तो मुझे लगा कि ये बेहद मददगार साबित होगा। तुम्हारे बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी चाबी तुम खुद हो। मेरी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में मुझे कुछ बातें पूरी तरह समझ नहीं आई थी। कई चीजें मेरे लिए पहेली जैसी थी। उन शुरुआती दिनों में मैं अक्सर सोचता था कि क्यों दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन एक दूसरा की डुप्ला से ज्यादा पैसा कमाता है। ये बात मुझे तब समझ नहीं आती थी। शायद वे दोनों एक उम्र के थे, एक ही साल में ग्रेजुएट हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं। ट्रैफिक भी एक जैसा है, समस्याएं भी वही है। लेकिन एक महीने में 1,000 कमाता है, तो दूसरा 2,000। अब यह सवाल मुझे थोड़ा हैरान कर गया कि इतनी सारी चीजें एक जैसी है और पैसे दोगुने कैसे हो सकते हैं। मैंने पूछा, 1,000 और 2,000 महीने में क्या फर्क है? मेरा मतलब यह नहीं था कि 1,000 कैसे कमाते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन असली फर्क क्या है? क्या एक आदमी दोगुनी या तिगुनी मेहनत कर सकता है? अब जब मैं पैसे की बात करता हूं, तो मुझे पता है कि अच्छा करने के कई तरीके होते हैं। मैं ये समझता हूं।
लेकिन इस छोटे से सिमटे हुए क्षेत्र में, यानी कमाई के मामले में, क्या फर्क पड़ता है? पुराने जमाने में अपनी गलत सोच के साथ मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि शायद समय का कुछ असर होता है। कुछ लोग इसलिए बेहतर करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है। मैं पहले कहता था कि हारोल्ड अच्छा कर सकता है, उसके पास बहुत समय है। अगर मेरे पास हारोल्ड जितना समय होता तो मैं भी कर सकता था। देखो, ये तो बिल्कुल बेकरार बात है। सबसे पहले तो ये समझो कि किसी और का समय नहीं मिल सकता। एक बार एक लड़के ने मुझसे कहा, यार, अगर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता तो मैं थोड़े और पैसे कमा पाता। मैंने कहा, छोड़ो यार, ऐसा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। जब घड़ी 12 बजे रात को बजती है तो बस सब खत्म हो जाता है। हाँ, तुम चारों तरफ थोड़ा और वक्त तलाश सकते हो, लेकिन असल में खत्म हो चुका होता है। फिर तुम उससे पूछते हो, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं एक्स्ट्रा टाइम ढूंढ रहा हूं। समझो कि ये लोग आकर तुम्हें वहीं से ले जाएंगे। तो सच कहूं, और कोई टाइम नहीं होता। अब अगर तुम ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, जो कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या चीज है जो तुम बढ़ा सकते हो और जिससे आर्थिक नतीजों में फर्क पड़ेगा? और यहां सबसे जरूरी बात है, इसे अपने नोट्स में लिखना, क्योंकि हम आज रात इसे सोचेंगे। वो शब्द है वैल्यू, मूल्य। मैंने तुम्हारे नोट्स के लिए एक छोटी सी बात भी रखी है। वैल्यू नतीजों में फर्क लाता है। तुम ज्यादा टाइम नहीं पा सकते, लेकिन तुम ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अब ये अर्थशास्त्र का पहला सबक है जिसे हर किसी को तब से सीखना चाहिए जब वो समझने लायक हो जाए कि डॉलर का मतलब है कैसे कमाएं, कैसे पाएं, कैसे बचाएं और इसके साथ क्या करें। इकोनॉमिक्स का पहला सबक यह है कि हमें ज्यादातर अपनी वैल्यू के हिसाब से भुगतान मिलता है। ये पहला सबक है। मार्केट में वैल्यू लाओ, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम्हें समय के लिए नहीं मिलता। हाँ, वैल्यू लाने में समय लगता है, लेकिन पैसे वैल्यू के लिए मिलते हैं, समय के लिए नहीं। अब क्योंकि ये सच है, तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम मार्केट में दोगुनी वैल्यू पैदा कर सकते हैं और उसी समय में दोगुना पैसा कमा सकते हैं? क्या आप उतने ही समय में अपने मूल्य को 3 गुना बढ़ा सकते हैं और 3 गुना अधिक पैसा कमा सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? जवाब है हां, अगर, और यह हमेशा अगर होता है ना? जीवन को बड़ा अगर कहा जाता है। हैरी ट्रूमैन ने एक बार कहा था, जीवन अनिश्चित होता है। कितनी सच्चाई है इसमें। और यह बड़ी बात यह है कि हम आज रात इस पर विचार करने वाले हैं कि अगर आप मुख्य रूप से खुद पर काम करें तो मार्केट में बेहतर करना मुमकिन है। और यही हमारे सेमिनार की थीम है आज रात, सीखना कि कैसे मुख्य रूप से खुद पर काम करें। पिछले 24 सालों से लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि कैसे आप एक से बेहतर कैसे बनते हैं। औसत आमदनी पाने का जवाब है कि आप खुद एक औसत से ऊपर इंसान बनो। अपनी हाथ मिलाने की आदत भी औसत से ऊपर बनाओ। कई लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपनी हाथ मिलाने की आदत पर काम तक नहीं करते। जितना आसान ये शुरुआत होगी, वो उतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इसका महत्व नहीं पता। एक औसत से ऊपर मुस्कान बनाओ, अपने अंदर एक औसत से ऊपर उत्साह पैदा करो, दूसरों में औसत से ऊपर दिलचस्पी बढ़ाओ, जीतने की तीव्रता भी औसत से ऊपर रखो। देखो, ये सब कुछ बदल देगा। शायद जिंदगी के सबसे निराशाजनक अनुभवों में से एक है जब आप कुछ ढूंढ रहे होते हो। औसत से बढ़िया नौकरी, औसत से बढ़िया वेतन, लेकिन खुद औसत से ऊपर नहीं बन पाना। इसे ही निराशा कहते हैं। और मिस्टर शेल्फ ने मुझे शायद सबसे बड़ा सबक दिया जब मैंने उनको पहली बार देखा था। उन्होंने कहा, जिम, अगर तुम जिंदगी भर अमीर और खुश रहना चाहते हो तो ये बात अच्छी तरह सीख लो। उन्होंने कहा, खुद पर उस कदर मेहनत करो जितना तुम अपनी नौकरी पर करते हो। फिर मिस्टर शेल्फ ने मुझे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप दी, जो उन्होंने मुझसे कई चीजों के बीच सबसे पहले सिखाई। लेकिन ये बात उन शुरुआती दिनों की है। मिस्टर शेल्फ बहुत दयालु थे, पर साथ ही बहुत सीधे साधे भी, और उसके पास कुछ दिलचस्प सवाल थे पूछने को। मैं उसे एक दिन दिन भर का हाल बता रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ क्यों ठीक नहीं हुआ। उसने कहा, मिस्टर ओवेन, मेरे पास जवाब है अगर आप ध्यान से सुनेंगे।
और ध्यान से मैंने उस दिन सुना और अगले 5 साल तक। उसने कहा, अगर कोई अमीर और खुशहाल है तो आपको सुनना पड़ेगा। उसने कहा, जिम, मैं तुम्हें ज्यादा दिन से नहीं जानता, लेकिन मेरी सच्ची राय है कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव के लिए तुम्हें खुद बदलना होगा। वो जवाब वैसा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। जो मैं खोज रहा था वही जवाब उसने मुझे दिया, और मैं ये जवाब तुम्हें दे रहा हूं इस गर्मियों की शाम को, एनाहाइम, कैलिफोर्निया, 1981 में। तुम्हारे लिए 4 चीजें बदलनी होंगी। अगर तुम नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मिस्टर सेल्फ से मिलने से पहले मैं बस यही कहता था, काश चीजें बदल जाई। वही मेरी उम्मीद थी। अगर चीजें नहीं बदलेंगी तो मैं बड़ी मुसीबत में हूं। फिर मैंने जाना कि चीजें नहीं बदलने वाली, तो फिर ये मुसीबत और भी बड़ी हो गई। म्यूजिक देखो, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि 80 के दशक कैसे होंगे, क्योंकि तुम अब उस दौर में आ गए हो। मैंने एक बार होनोलुलु में स्टैंडर्ड ऑयल के एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजमेंट के लिए सेमिनार दिया था। एक दिन हमारे कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल के पास, उनमें से एक ने मुझसे कहा, मिस्टर रोहन, आपको दुनिया के आधे हिस्से में कुछ काफी इंपॉर्टेंट लोग जानते हैं, तो आप क्या सोचते हैं 80 के दशक कैसे होंगे? मैंने कहा, साहब हां, मुझे सही लोग पता है, मैं आपको बता सकता हूं। वे सब बड़े ध्यान से सुनने लगे। मैंने कहा, साहब, मेरी बहुत सारी अनुभव के आधार पर मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मेरे ख्याल में 80 के दशक में हमेशा की तरह ही रहेगा। है ना कि तुम आकर खुश हो? ये अंदर की बात है, मैं इसे हर किसी को नहीं बताता। अब जाहिर है मैंने ये बात इसलिए कही ताकि समझा सकूं, लेकिन ये सच भी है। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे हमेशा से था। टाइड आता है और फिर चला जाता है। रिकॉर्डेड इतिहास में 6500 साल से भी ज्यादा समय से ऐसा हो रहा है, और शायद उससे भी पहले से। तो ये नहीं बदलेगा। दिन में रोशनी होती है और फिर अंधेरा छा जाता है। 6500 साल से वैसा ही चलता आ रहा है। सलाह यह है कि सालों से ऐसा ही होता आया है, और इससे हैरान होने की कोई बात नहीं है। अगर सूरज डूब जाए और कोई पूछे कि क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा देर से यहां नहीं है। देखो, सूरज तो हर रोज लगभग इसी समय डूबता है। कोई कहे कि ये इंतजाम मुझे पसंद नहीं, तो फिर तुम मुझसे नहीं, किसी और से बात करो। दिन होता है फिर रात होती है, ये सिलसिला चलता रहता है। पतझड़ के बाद जो मौसम आता है उसे सर्दी कहते हैं। बताओ, सर्दी पतझड़ के बाद कितनी बार आती है? हर साल, लगातार, पिछले 6500 सालों से, जैसा कि हम जानते हैं। अब ये नहीं बदलेगा। कुछ सर्दियां लंबी होती हैं, कुछ छोटी, कुछ कठिन होती हैं, कुछ आसान, लेकिन हमेशा पतझड़ के बाद ही आती है। ये तो बदलना नहीं। कभी कभी तुम समझ पाते हो, कभी कभी समझना ही मुश्किल होता है। कभी सब ठीक चलता है, कभी सब उलझ जाता है। कभी आराम से चलता है, कभी उल्टा। देखो, ये सब तो कभी नहीं बदलेगा। पिछले 6000 सालों का इतिहास भी यही कहता है, मौका और मुश्किल का मेल, और यही रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। आदमी कहता है कि अगर बदलाव नहीं होगा तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? जवाब है, जब तुम खुद बदलोगे। चाहे मैं हाई स्कूल के बच्चों से बात कर रहा हूं या बिजनेस एग्जीक्यूटिव से, मेरा मैसेज हमेशा एक जैसा रहता है, और वो ये है कि तुम्हारी जिंदगी तभी बेहतर होगी जब तुम खुद बेहतर बनोगे। चलो, मैं तुम्हें जिंदगी के 4 बड़े सबक बताता हूं। ये 4 बड़े सबक है। वैसे ये उस तरह के मेजर हैं जिन्हें सीखना जरूरी है। हमारे वीकेंड सेमिनार में हम ये सिखाते हैं कि कुछ लोग इसलिए अच्छा नहीं करते क्योंकि वे छोटी छोटी चीजों को मेजर बना लेते हैं। तुम्हें सचेत रहना होगा। हर महीने के हर वीकेंड के अंत में तुम्हें यह चेक करना चाहिए कि क्या तुम जरूरी चीजों पर ज्यादा वक्त दे रहे हो या छोटी मोटी चीजों में फंस गए हो। हम पूरी सीरीज में मेजर और माइनर चीजों पर बात करते हैं। अब मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूं। इससे पहले कि हम 4 बड़ी चीजों पर आएं, ये दोनों बातें तुम्हारे लिए नोट करने लायक है। पहली बात यह है कि जिंदगी और बिजनेस, ये दोनों मौसम की तरह बदलते रहते हैं। यही जिंदगी और बिजनेस का असली मतलब है, जो सबसे बढ़िया तरीके से जिंदगी को समझाता है। फ्रैंक सिंट्रा का गाना है,
जिंदगी मौसमों जैसी होती है। अब दूसरी बहुत जरूरी बात, आप मौसम तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। मौसम नहीं बदलेंगे, लेकिन आप खुद को बदल कर देखो। बस यहीं से जिंदगी बेहतर बनती है। कभी भी नहीं होता ये सब सिर्फ किस्मत से, बल्कि बदलाव से होता है। अब जिंदगी में सीखने वाली 4 बड़ी बातें हैं। मेरी पहली किताब, जो कुछ हफ्ते पहले आई है, उसमें ये सारी बातें हैं। ये है 4 बड़ी बातें। पहली, सर्दियों को कैसे सहना सीखो। यही पहली सीख है कि हार सीधे बड़े झटकों के बाद आती है। कभी लंबी होती है गर्मी की तरह, कभी छोटी, कभी मुश्किल और कभी आसान, लेकिन ये आती ही रहती है। तुम्हें यह सीखना होगा कि मुश्किलों को कैसे संभालना है। हार सीधे मौके के बाद आती है। तुम्हें यह सीखना होगा कि मुसीबत को कैसे झेलना है। गिरावट हमेशा तरक्की के बाद आती है। ये बात पिछले 6000 सालों से ऐसे ही चल रही है और ये नहीं बदलेगी। तुम्हें यह सीखना होगा कि इन्हें कैसे सामना करना है। और सर्दियों के कई रूप होते हैं। वो सर्दी जब तुम कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, जब सारा कुछ बिखर जाता है, जब सब कुछ उल्टा पड़ जाता है, जब पैसों की किल्लत हो और दिल टूटा हो, वही है सर्दियों का वक्त। ये वो सर्दियां है, आर्थिक सर्दियां, सामाजिक सर्दियां, व्यक्तिगत सर्दियां, जब दिल हजार टुकड़ों में टूट जाता है और रातें अनयूजुअली लंबी लगती है, जब दुआएं सिर से ऊपर नहीं उठती। यह है सर्दियों का समय। बारबरा स्ट्राइसेंड कहती है, पहले हमेशा के लिए बात करना इतना आसान था, लेकिन अब पहले की बातें का कोई मतलब नहीं रह गया। वे बस जमीन पर पड़े रहते हैं जब तक हम उन्हें झाड़ू से साफ न कर दें। तुम मुझे अब प्यार भरे गाने नहीं गाती, न कहती हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है, न फूल लाती हो। ये सर्दियों का एक गाना है, लेकिन देखो, निराशा ही आती है। ये आम बात है, ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि तुम इसे कैसे संभालती हो। तुम आने वाली सर्दियों, निराशाओं और मुश्किल वक्तों को कैसे संभालती हो। जनवरी को कैलेंडर से नोच नोच कर मिटा नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हो कि तुम मजबूत बनो, समझदार बनो और ठीक हो जाओ। सर्दियां नहीं बदलेंगी, लेकिन तुम बदल सकते हो। और इसी तरह जिंदगी भी तुम्हारे लिए बदलती है। देखो, पहले जब मुझे सर्दी होती थी तो मैं गर्मी का इंतजार करता था। समझ नहीं आता था। जब मुश्किलें होती थी तो मैं आसान हालात की दुआ करता था। समझ नहीं आता था। फिर मिस्टर शेल्फ ने मुझे अपनी एक अनोखी सोच दी। उन्होंने कहा, असर आसान होने की उम्मीद मत करो, अपने आप को बेहतर बनाने की उम्मीद करो। इस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कम समस्याएं चाहो मत, ज्यादा कौशल चाहो। कम चुनौतियां चाहो मत, ज्यादा समझदारी चाहो। यही असली चाबी है। तो ये था पहला सबक, सीखो कि सर्दियों को कैसे संभालना है। अब ये रहा दूसरा सबक, सीखो कि बसंत का फायदा कैसे उठाना है। बसंत को कहते हैं मौका, और बसंत सर्दियों के बाद आता है। क्या बढ़िया जगह है इसके लिए। अगर कहीं रखना हो तो सर्दियों के ठीक बाद रखना चाहिए। और बताओ, बसंत कितनी बार सर्दी के बाद आता है? हर साल, बिल्कुल पक्का। लगभग गिनती कर सकते हो। देखो, मौका हमेशा आता है, दिन रात के बाद आते हैं। कितना बढ़िया है ना। मौका दुख के बाद आता है। पर यहां जो तुम्हें सीखना है वो ये है कि उस मुख्य वाक्यांश में उन 2 शब्दों को रेखांकित करो, फायदा उठाना। उन 2 शब्दों को रेखांकित करो। तुमको यह सीखना है कि वसंत का फायदा कैसे उठाना है। समझो, सिर्फ इसलिए कि वसंत आ गया है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पतझड़ में अच्छे लगोगे। तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। असल में जिंदगी में तुम्हें 2 कामों में से एक में माहिर होना होगा। या तो वसंत में बोना, या पतझड़ में भीख मांगना, या फिर किसी और को यह काम करवाना। देखो, यही ज्यादा से ज्यादा विकल्प है। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि वसंत का फायदा जल्दी उठाओ, क्योंकि हम में से हर एक को बस कुछ ही वसंत मिले हैं, बहुत कम। ये हमेशा नहीं आते। जिंदगी काफी छोटी है, इसलिए जितनी किताबें पढ़ सको पढ़ो। और जब तुम्हारे वसंत यहां है तो उनका पूरा फायदा उठाओ, क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। द बीटल्स ने लिखा है, जिंदगी बहुत छोटी है। और जॉन लेनन के लिए तो ये और भी कम थी। एल्टन जॉन गाते हैं, वह अपनी जिंदगी को मोमबत्ती की तरह जिया। यानी जिंदगी बहुत नाजुक और छोटी है। तो जो भी करना है
अपनी जिंदगी के साथ उसे शुरू कर दो। बस यूं ही वक्त खराब मत करो। बसंत के समय बीज बोने के बाद यही तीसरा बड़ा सबक है जिंदगी का। पूरे गर्मी में अपनी फसल की कैसे रक्षा करनी है। जो कुछ भी तुमने शुरू किया है उसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी। जैसे ही तुम बसंत में बागवानी करते हो, व्यस्त कीड़े और हानिकारक घासें उसे नुकसान पहुंचाने को तैयार बैठती है। और सबसे अहम सच यह है कि वे इसे बिना रोकथाम के छीन लेंगे। इसलिए तीसरी बड़ी कला सीखनी है, अपने अच्छे काम को नुकसान पहुंचाने वाले अनचाहे मेहमानों से बचाना। यही एक चुनौती है। यहां दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस नंबर पर ध्यान रखो। तीनों में पहला, इस ग्रह पर सभी अच्छे लोग हमला सहेंगे। शायद अगले किसी ग्रह पर नहीं, लेकिन इस पर जरूर। हर बगीचे पर हमला होगा। इसे न मानना बिल्कुल भोलापन है। और दूसरी बात, सभी मूल्य बचाने होंगे। राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सामुदायिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, शादी के मूल्य, दोस्ती के मूल्य, व्यापार के मूल्य। हर बगीचे की देखभाल पूरी गर्मी करनी है। तीसरा बड़ा सबक यही है। अब चौथा बड़ा सबक जिंदगी में सीखना है। गिरावट के मौसम में फसल काटना सीखो। बिना शिकायत करने की बजाय सीखो। जब कटाई का वक्त आए तो बिना शिकायत के पूरी जिम्मेदारी लो कि तुम्हारे साथ जो कुछ होता है उसका पूरा हिसाब तुम पर है। ये इंसानी परिपक्वता का सबसे बड़ा रूप है, पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करना। यही वो दिन होता है जब तुम जानते हो कि अब तुम बच्चे नहीं, बड़े हो। एक और बात, सीखो बिना माफी मांगे फल काटना। बिना माफी अगर तुम्हारा काम अच्छा हो और बिना शिकायत अगर अच्छा ना हो, यही परिपक्वता है। पहले मेरी भी लंबी लंबी वजहें होती थीं कि मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा। सब समझाने को तुम्हें समझाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी छवि खराब लगेगी। मेरे पास एक मजेदार लिस्ट हुआ करती थी जिसका नाम था खराब दिखने के कारण। मैं सरकार को ही कसूरवार ठहराया करता था। भरोसा करो या ना करो, वो मेरी लिस्ट के सबसे ऊपर रहता था। मेरा एक लेक्चर था, सबसे बेहतर सरकार, वो भी मेरी लिस्ट में था। मैं टैक्स को भी दोष देता था। सोचो तो सही, वे सब पैसा ले जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि तुम अच्छा करोगे। वो भी मेरी लिस्ट में था। कीमतें, ये तो आसान है ना? सुपरमार्केट में $20 लेकर जाते हो और आधी थैली सामान लेकर निकलते हो। तो ये सब मेरी नसीहत में था। मैं मौसम को दोष देता था, ट्रैफिक को दोष देता था, अपनी कार को दोष देता था, निर्माता को दोष देता था, कंपनी को दोष देता था, कंपनी की पॉलिसी को दोष देता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम को दोष देता था, अपने नकारात्मक रिश्तेदारों को दोष देता था जो हमेशा मुझे नीचे गिराते थे, अपने संदेहात्मक पड़ोसियों को दोष देता था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पैसे उधार नहीं देते। ये सब मेरी सूची में था। मैं अर्थव्यवस्था को दोष देता था, कम्युनिटी को दोष देता था। ये तो मेरी असफलता के लिए बहाने की बढ़िया लिस्ट थी, है ना? मुझे तो ये ठीक लगी। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक दिन मिस्टर शेल्फ बहुत दयालु थे, लेकिन वे सीधे सपाट भी थे। और इस मौके पर भी वे ब्लंट थे। मुझे खुशी है कि वे ब्लंट थे, वरना बहुत सी बातें छूट जाती। एक दिन उनके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, जिम, बस जिज्ञासा के लिए बताओ, अब तक तुम अच्छा क्यों नहीं कर पाए? ये एक बढ़िया सवाल था, मैंने सोचा, ताकि मैं ज्यादा बुरा ना लगूं। मैंने अपनी लिस्ट बनाई और उन्हें बताई। वे बहुत धीरज वाले थे। उन्होंने मुझे पूरी बात कहने दी। सरकार, मौसम की बात है। जब मैं ये सब निपटा रहा था तो उसने मेरी लिस्ट ध्यान से देखी और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपनी लिस्ट में खुद नहीं हो। कितना जबरदस्त था ये बात। कुछ महीने बाद जब मैं उसके लिए काम करने लगा तो मैंने जल्दी ही समझ लिया कि अपनी कारणों वाली लिस्ट फाड़ डालनी चाहिए जिसमें बढ़िया नहीं करने के बहाने होते हैं। मैंने वो फेंक दी और एक नई कागज की चादर ली। उस पर बस एक ही शब्द लिखा, मैं। एक काला विरासत और आध्यात्मिकता कहती है, ना मेरी मां, ना मेरा पिता, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, बल्कि ये मैं हूं, हे प्रभु, जो प्रार्थना की जरूरत में खद्धा हूं। देखो, मैं हमेशा हर बात का ब्लेम बाहर के हालात को देता था। फिर मैं तुम्हें एक छोटी सी सोच साझा करता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ध्यान से सुनो। जो होता है वही तुम्हारी जिंदगी की गुणवत्ता या मात्रा नहीं तय करता। ऐसा इसलिए
क्योंकि जो भी होता है वह लगभग हर किसी के साथ होता है, कोई भेद नहीं। कल रात सूरज हम सबके लिए डूबा, एक आम घटना। और मैंने ये जाना है कि वही चीजें दो अलग अलग लोगों के साथ हो सकती है। एक अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब ही रह जाता है। वजह क्या है? दरअसल बात यह नहीं होती कि क्या होता है, बल्कि यह होती है कि तुम क्या करते हो, जो सब कुछ बदल देता है। यह बहुत जरूरी बात है। क्या होता है नहीं, बल्कि तुम क्या करते हो। जो होता है वो तो लगभग एक जैसा होता है, इसे तुम ब्रैकेट में डाल सकते हो। लेकिन लोग जो करते हैं वही फर्क लाते हैं। कुछ भी हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है। मैंने तो सारी कहानियां सुन रखी है। मैं खुद भी उन कहानियों का हिस्सा रहा हूं। हम सब तो सारी रात कहानियां सुनाते रह सकते हैं। जो बातें होती हैं कुछ भी हो सकता है। क्या तुमने मर्फी के कानून के बारे में सुना है? क्या किसी ने सुना है? मर्फी के नियम। ठीक है, आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे। मर्फी के एक नियम में कहा गया है कि अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो जरूर होगा। ये मर्फी के नियमों में से एक है। वो अपने वक्त के बड़े पॉजिटिव स्पीकर्स में से नहीं थे, पर फिर भी ये सच है ना? कुछ भी गलत हो सकता है, सब कुछ गलत भी हो सकता है। मैंने कई बार आसमान से गिरा हूं। एक बार तो करीब 2 मिलियन का नुकसान हुआ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मुझसे बच पाना आसान नहीं था। वो ज्यादा रकम नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ था जो मेरे पास था। यानी जब यही सब कुछ हो, तभी ये सच में मायने रखता है। अगर तुम्हारे पास अभी 3 शेष है, मतलब एक बचा है, तो तुम्हारा हाल इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाए, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? जब सब खत्म हो गया हो, कोई है जो बचाओ, झूठे मत बोलो। अरे हम सब वहां पहुंच चुके हैं, है ना? जब सब खत्म हो गया। हाँ, पहले ये बहुत पहले की बात थी, जब पैसों का बंटादार हो गया, जीरो पर पहुंच गए, सब खत्म हो गया। लेकिन अब तो तुम आराम से जीरो को पीछे छोड़ सकते हो, है ना? लोग तुम्हें दफना देंगे, बस वही करेंगे। लेकिन समझो ये सब तो बस घटनाएं हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन असली बात तो यह है कि तुम इसके बारे में क्या करोगे। कोई कहता है, हां, पर तुम समझ नहीं सकते कि मैंने कितनी निराशाएं झेली है। अरे भाई, हर किसी के साथ होता है। निराशाएं कोई खास तोहफे नहीं है जो सिर्फ गरीबों के लिए रखे गए हों। सबके साथ होती है। फर्क तो इस बात का है कि तुम उनके बारे में क्या करते हो। बात मौसम की नहीं है। पहले मैं मौसम को दोष देता था, लेकिन मैंने देखा कि अमीरों पर भी बारिश होती है, तो ये कोई मदद नहीं करेगा। दो आदमी एक सुबह उठते हैं, बाहर बारिश हो रही होती है। एक आदमी अपनी खिड़की से बारिश को देखता है और कहता है, वाह, क्या तूफान है उस मौसम में। तो वे आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बाहर जाकर सेल्स करें। वो तो वही सुबह घर पर रहता है। वही दूसरा आदमी अपनी खिड़की से बाहर देखता है, वही तूफान देखता है और सोचता है, वाह क्या तेज बारिश है। लेकिन फिर वो कहता है, यार, ऐसी मौसम में बाहर जाकर सेल्स करने का दिन क्या बात है। ज्यादातर लोग घर पर होंगे, खासकर सेल्समैन। देखो, यही फर्क है कि आपकी जिंदगी कैसे बनती है। बात सिर्फ जो होता है उससे नहीं, बल्कि आप क्या करते हैं उससे होती है। तो आज की एक बड़ी सवाल यह है कि कल से आप क्या ऐसा करने वाले हो जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाए। अच्छा सवाल है, कल से तुम ऐसा क्या करने वाले हो जो सच में फर्क डालेगा। देखो, अगर तुम कल से कुछ ऐसे नहीं करोगे जो फर्क लाए, तो क्या होगा? वैसे ही रहेगा। और इसी हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो अगले 5 साल कैसे होंगे। पिछले 5 सालों को देखो, क्योंकि अगले 5 भी वैसे ही होंगे, या शायद उससे भी खराब। असली बात यह है कि कल से या तो पूरी तरह बदलो, या थोड़ा बदलो, या कुछ बदलो, या फिर कुछ भी मत बदलो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम कुछ भी कर सकते हो। पर यह जानकर अच्छा लगता है कि कोई भी दिन जब चाहे तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तो क्या करोगे? शुरू करना ही होगा। अच्छा सवाल है, आर्थिक उथल पुथल में क्या कर सकते हो जब सब कुछ उम्मीदों के उलट हो जाए? टूटे हुए दिल के साथ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं चलता। अच्छा सवाल है। तो अगर आज रात मैं तुमसे एकदम अकेले बात करूं, बस तुम और मैं, तो मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी। साल 1991 में
अपने अंदर गहराई से झांको और उन खास इंसानी गुणों को निकालो जो तुम्हारे अंदर छुपे हैं, जो उपयोग होने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो सब कुछ बदल दो जो तुम बदलना चाहते हो। और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि ऐसा करो, क्योंकि तुम बदल सकते हो। अगर तुम्हें जो है वो पसंद नहीं है तो उसे बदलो। अगर वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो बदलो। अगर वो तुम्हें खुश नहीं करता तो बदलो। अगर वो काफी नहीं है तो बदलो। और मैं तुम्हें फिर से चुनौती देता हूं कि ऐसा करो, क्योंकि तुम बदल सकते हो। देखो, तुम्हें आज रात के बाद कभी भी वैसा बने रहना जरूरी नहीं है, बस अपनी मर्जी से। अगर तुम्हें अपना वर्तमान पता पसंद नहीं है तो उसे बदलो। तुम कोई पेड़ नहीं हो। अब मैं तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट के 3 स्टेप्स बताता हूं। चलो शुरू करते हैं। असल बात यह है कि असली बदलाव करने के लिए कल से शुरुआत करने का मतलब है। सिर्फ कुछ बड़े बड़े वक्तव्य बोलना काफी नहीं होता। मुझे पता है, सिर्फ जोश से भी काम नहीं चलेगा। आजकल तो हर कोई बस जोश की ही बात कर रहा है। लेकिन समझो कि बस जोश दिखाने से काम नहीं बनता। हम अभी भी 30 के दशक के पुराने फरेबों में फंसे हुए हैं। जोश दिखाना है तो जोश में काम भी करना होगा। लेकिन यह भी काम नहीं आएगा जब तक तुम उस जोश को काम में ना बदलो। कूद कूद कर खुशी जताने के बाद भी कुछ काम तो करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। देखो, तुम जितना चाहो उतना उत्साहित हो सकते हो, लेकिन असली बदलाव के लिए काम करना पड़ेगा। जम पर पहुंचने तक 200 पाउंड उठाना, फिर नई एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। और वो नई एक्साइटमेंट कहलाती है डिसिप्लिन। इंसानी तरक्की का बड़ा कदम है डिसिप्लिन। अगर कोई चीज है जिस पर उत्साहित होना चाहिए तो बस यही है। अपने आप को जरूरी काम करने के लिए मजबूर करने की अपनी क्षमता पर उत्साहित हो। क्या तुमने कल से अपने आप को वो काम करने के लिए मजबूर किया? वही सब कुछ बदल देगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यही तो मजेदार है। किसी भी दिन तुम अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हो। मारने का एक साफ उदाहरण है कि कोई भी कर सकता है। कोई भी इंसान किसी भी दिन अपनी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल सकता है। जरूरी नहीं कि वो बदलाव हमेशा बुरा हो, क्योंकि जैसे आप कोई बुरा काम कर सकते हैं, वैसे ही आप कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं, जब भी आप चाहे। ये बात सच में जोश भरी है। और जो भी वो काम हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। उस लड़के ने आखिर में अपनी कार पर शॉटगन झोंक दी, हर एक शीशा तोड़ दिया, हर टायर फाड़ दिया, इस पुराने फटेहाल बोरिंग गाड़ी में 100 राउंड गोलियां चला दी और बोला, अब तक मैं इस शर्मनाक गाड़ी को चला रहा था, पिछली बार, और अब मैं ना तो कभी इसे चलाऊंगा और न ही कोई और इसे कभी चलाएगा। और वह उस कांपती हुई चीज को कुछ देर वहीं छोड़ देता है, जैसे उस दिन की यादगार के तौर पर, जब उसने कहा था, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। कौन ऐसा कर सकता है? कोई भी। तुम कब कर सकते हो? जब भी तुम्हें मन हो। अब यहां अनुशासन की चाबी है। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करो, उन पर उत्साहित हो जाओ और बस उनसे जुड़े रहो, क्योंकि वही बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। जब तक तुम छोटी छोटी चीजें नहीं संभालोगे, बड़े चैलेंज नहीं संभाल पाओगे। तुम छोटे छोटे कामों को संभालो, उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम कर सकते हो। उन पर तुरंत काम शुरू करो, खुद को अनुशासित करो। ये दोनों नतीजों के लिए और अभ्यास के लिए जरूरी है, ताकि जब जिंदगी तुम्हें बड़े चुनौती दे, तुम तैयार रहो, तुम्हारे अंदर ताकत हो। लेकिन देखो, अगर तुम छोटे कामों को संभाल नहीं पाते, तो बड़े काम कैसे संभालोगे? ठीक है, जिंदगी में बदलाव के लिए और क्या चाहिए? तो एक चीज है, स्व प्रेरणा। एकदम जरूरी बात है, स्व प्रेरणा। पता नहीं हम इसे स्व प्रेरणा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ही एकमात्र प्रेरणा है। तुम्हें खुद को मोटिवेट करना ही होगा। खुद को बदलो, क्योंकि मैंने ये जाना है कि तुम लोगों को बदल नहीं सकते। वो खुद ही बदल सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं बदल सकते। भगवान जाने कितने लोगों को मैंने बदलने की कोशिश की, पर देखो ये काम नहीं करता। लोग खुद को ही बदलते हैं। ये सब मैंने जल्दी सीख लिया। मैंने जब 25 साल का था, तब मैंने एक छोटी सी सेल्स टीम बनाई थी। मेरे साथ कुछ अच्छे लोग थे और मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को कामयाब बनाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सच कहूं तो मैं लगभग मर ही गया।
मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये जाना कि अच्छे लोग ट्रेनिंग से नहीं बनते, उन्हें मिली-जुली हालत में नहीं बनाया जाता। अच्छे लोग तो बस मिले होते हैं। अच्छा, तुमने उन्हें पाया, अच्छा। असली ट्रेनिंग तो इसी के लिए होती है कि अच्छे लोग मिले। अच्छे इंसान को ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो शायद तुम्हारे पास गलत लोग हैं। तो सही लोग ढूंढना बहुत जरूरी है। यही अच्छा काम करने की चाबी है। मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा सबक हमने सीखा है, वह है मैनेजमेंट का पहला नियम। अपने बतखों को ईगल स्कूल मत भेजो। हंसी, म्यूजिक, क्योंकि इससे फायदा नहीं होगा। सच कह रहा हूं, चाहे तुम्हारा स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, छोटा सा ईगल बैच क्यों ना हो, यह मदद नहीं करेगा। ईगल, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मदद नहीं करेगा, यह मदद नहीं करेगा। यह पता तब चलता है कि तुम्हारे स्कूल ने कुछ फायदा किया या नहीं, जब सब खत्म हो जाए। जैसे बताओ, जब बतख अपनी पहली खरगोश के पास जाती है और उसे दोस्त बना लेती है, तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी। खैर, अपने जीवन को सच में बदलने के लिए खुद की प्रेरणा चाहिए होती है, और तुम अपनी आत्म प्रेरणा किसी और को नहीं दे सकते। यानी कि किसी और के द्वारा तुम्हें मोटिवेट करवाना ठीक नहीं है। कोई कहे, अगर कोई आकर मुझे मोटिवेट कर दे तो? पर अगर वो नहीं आया तो? समझो, तुम्हें अपने जीवन के लिए बेहतर योजना बनानी होगी। अब अगर तुम उत्साहित हो और जीवन बदलने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें 3 कदम बताता हूं, जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा लाइफस्टाइल, सब कुछ बदल सकते हैं। ये रहे कदम। पहला, समझो कि चीजें कैसे काम करती है। बेहतर करने की पहली चाबी यही है कि तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ये जानो कि असल में चीजें कैसे चलती है। तुम्हें आइडियाज चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आइडिया से बदल सकती है। और शेल्फ ने मुझे यह सिखाया कि सबसे बड़ी समस्या आइडिया की कमी है, कोई और नहीं। शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने शेल्फ से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अब यह कोई समस्या नहीं है। देखो, उस तक मुझे हमेशा यह सही लगता था। मुझे कंफ्यूजन था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, समस्या पैसों की कमी नहीं है, बल्कि पैसों और दौलत बनाने के आइडिया की कमी है। इसलिए अगर तुम्हें आइडिया मिल गया, तो तुम किसी भी चीज को बदल सकते हो। आइडिया पाने के लिए तुम्हें लगातार सीखते रहना होगा और खोज करते रहना होगा। शोफ ने यह भी कहा कि जब तुम कुछ ऐसा ढूंढो जो काम करता हो, तो उस जानकारी को अपने जर्नल में लिखो। अपने दिमाग को फाइलिंग कैबिनेट मत समझो, उसे जर्नल में लिखो, ताकि अगली बार तुम सबसे अच्छा काम दोहरा सको। बार बार दोहराओ, फिर से देखो, और अगर दोहराओ तो फिर से देखो। कोई ना कोई दिन, किसी रहस्यमय दिन, वो आइडिया जड़ें जमा लेता है, बढ़ना शुरू कर देता है, और तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारी लाइफस्टाइल में नजर आने लगता है। लेकिन अपने आइडियाज को अपनी डायरी में लिखो, पता लगाओ चीजें कैसे काम करती है। शेल्फ ने मुझे ये शब्द दिया मेरे जीवन में बदलाव के लिए। उसने कहा, यह बड़ा कमाल का शब्द है। अगर तुम सफल होना चाहते हो, तो सफलता को पढ़ो। अगर खुश रहना चाहते हो, तो खुशियों को पढ़ो। अगर अमीर बनना चाहते हो, तो संपत्ति को पढ़ो। इसे किस्मत पे मत छोड़ो, इसे एक अध्ययन बनाओ। कुछ लोग बस दिन गुजार देते हैं, हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें उन चीजों का पता लगाना होगा जो तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जिंदगी बदल सकती है। अब यहां एक शर्त है, और सेमिनार में हम कई ऐसी शर्तें देखेंगे। ये पहली है, तुम शायद सब कुछ नहीं कर सकोगे जो तुम पता लगाओगे। मैं समझता हूं कि तुम शायद सब कुछ नहीं कर पाओगे जो जानोगे, लेकिन तुम्हें जितना हो सके उतना जानना चाहिए। देखो, तुम ये नहीं चाहते कि अंत में अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और पता करो कि तुमने सिर्फ उसका 10वां हिस्सा जिया है और बाकी 9 हिस्से बेकार चले गए। कोई मौका न मिलने की वजह से नहीं, बल्कि जानकारी की कमी की वजह से। तो सबसे पहले यह जानो कि चीजें कैसे काम करती हैं। अब सबसे अच्छी इंसानी खूबी है जिज्ञासा। इसे ध्यान में रखो, जिज्ञासा। थोड़ा और जोड़ो, बच्चों जैसी जिज्ञासा। बच्चे क्या करते हैं जब उन्हें कुछ जानना होता है? वो बार बार परेशान करते हैं।
यही बात है, वे हजारों सवाल पूछते हैं, लग तो सवाल खत्म हो गए, फिर नए सवाल लेकर आते हैं। हजारों की बातें तुम्हें पागल कर देंगी। जब तुम्हें सच में समझना हो तो बच्चे की तरह बनो। सच कहूं तो यीशु मसीह जो सबसे बड़े शिक्षक थे, उन्होंने कहा था कि जब तक तुम छोटे बच्चों जैसे नहीं बन जाते, तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये बढ़िया सलाह है। मेरी राय में बच्चों जैसे बनने के 4 तरीके हैं। पहला, जिज्ञासा रखना। दूसरा, उत्साह दिखाना। बच्चे की तरह अपनी किसी भी चीज को करने की योग्यता पर खुश होना, जैसे कि बदलाव लाना। तीसरा, विश्वास रखना। बच्चे जैसा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा शकी हो जाते हैं। और चौथा है भरोसा। भरोसा एक बच्चों जैसा गुण है, लेकिन इसके लाभ जबरदस्त होते हैं। तो बच्चे जैसा बनो। अब अगर तुम्हें जानने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूं कि कैसे किसी भी चीज को बदल सकते हो। कोई भी जिंदगी की दिशा, कोई भी पहलू हो, यहां 3 तरीके हैं किसी भी चीज को बदलने के लिए। नंबर 1 है पढ़ना। अच्छा रीडर बनो। जो भी सफल लोग मैं जानता हूं और जिनके साथ काम करता हूं दुनिया भर में, वे सब अच्छे रीडर हैं। जिज्ञासा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें चाहिए हो ना कि वे जाने, इसलिए वे बस पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं। अच्छा रीडर बनो। ये तो मेरी राय है, लेकिन बाकी लेक्चरर्स की भी सुनो और मेरी भी सुनो, फिर खुद फैसला करो। फॉलोअर मत बनो, असली स्टूडेंट बनो। सच कहूं तो जिंदगी बदलना है तो पढ़ना जरूरी है। सीखने का एक तरीका है अपने अनुभव से, लेकिन दूसरा तरीका है दूसरों के अनुभव से सीखना। समझो, एक किताब तुम्हारा 5 साल का वक्त बचा सकती है अगर तुम उसे पढ़ो। क्या तुम्हें पता है कि ऐसी किताबें भी हैं जो तुम्हें ज्यादा मजबूत, ज्यादा पक्के फैसले लेने वाला, एक अच्छा वक्ता, एक लीडर बनने में मदद करती है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है? क्या तुम्हें पता है ऐसी किताबें होती हैं और लोग उन्हें पढ़ते भी नहीं? तो तुम इसे कैसे समझाओगे? और पढ़ भी सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि सैकड़ों सफल लोगों ने अपनी कहानियां किताबों में लिखी है? उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की, फिर भी लोग उन्हें पढ़ते नहीं। तुम इसे कैसे समझाओगे? आदमी व्यस्त है शायद। पता है, कभी कभी काम में फंस जाते हो। आदमी कहता है, हाँ मैं वो काम करता हूं जहां तुम करते हो, लेकिन जब घर पहुंचता हूं तो देर हो चुकी होती है। फिर टीवी देखो, थोड़ा आराम करो, सो जाना होता है। आधी रात पढ़ नहीं सकते। पढ़ पढ़ पढ़, और आदमी पीछे रह जाता है। भुगतान अच्छा करना, मेहनती होना, ईमानदार होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ईमानदार और मेहनती होना काफी नहीं है, वरना जिंदगी के अंत में आप ठंडे, अकेले और गरीब रह जाओगे। आपको अच्छा काम करने वाले से भी बेहतर बनना होगा। आपको एक अच्छा समझदार बनना होगा। पूरी दुनिया नियमों से चलती है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड खुद नियमों से चलता है। हम इसे बिजली का नियम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, गणित के नियम है, भौतिक नियम है, गति और वेग के नियम है, कृषि के नियम है। हर जगह अलग अलग तरह के नियम होते हैं। अब जब हम खुद को देख रहे हैं, घूमता हुआ ये ग्रह है, बस तुम्हें वो सीखना है जिसे मैं सेटअप कहता हूं, जिंदगी का सेटअप। हमने इसे बनाया नहीं है, लेकिन हम यहां हैं तो सीखना ही पड़ेगा। और हमें ये सेटअप 2 बड़ी वजहों से सीखना चाहिए। पहली वजह ये कि खुद को चोटिल होने से बचाया जाए। ये सीखने की एक बड़ी वजह है ताकि तुम चोटिल ना हो। ये आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है। अगर नहीं जानते तो नुकसान उठाओगे। अज्ञानता खुशी नहीं है, अज्ञानता गरीबी है, अज्ञानता त्रासदी है। तुम्हें पता होना चाहिए, वरना चोट लग जाएगी। जानना जरूरी है ताकि बिना समझे बाहर ना निकलो। 10 मंजिला खिड़की वाली बात है। ये तो बढ़िया जानकारी है। अब मान लो कोई आदमी ये नहीं जानता और निकल पड़ता है, तो नीचे गिरकर मर जाएगा। कोई कहेगा, अरे यार वो बेचारी नहीं जानता था। तुम्हें जानना ही होगा, वरना चोट लग जाएगी। ठीक है। अब एक बात है, तुम्हें ये जो ढांचा है, उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। मैं तुमसे ये पसंद करने को नहीं कह रहा कि चीजें कैसी हैं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर जानना जरूरी है कि चीजें कैसी हैं। तो तुम्हें पसंद करना तो नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए।
मैंने यही बच्चों को कहा है, अपनी जानकारी तो ले लो, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारा मामला है। तुम इसके साथ आगे क्या करोगे, ये जल्दी ही तुम पर निर्भर होगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम इसे समझो, क्योंकि मूर्ख बनने से बड़ी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पत्ते में होना बुरा है, लेकिन मूर्ख होना उससे भी ज्यादा खराब है। और सबसे बुरी चीज है कि जब कोई टूटकर मूर्ख हो जाए। समझो, ये दुनिया का आखिर है। मतलब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं, जब तक कि तुम बीमार, टूटे और मूर्ख न हो जाओ। यहीं तक है, कोई और रास्ता नहीं बचता। इसलिए जानकारी जरूर समझो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हें पसंद आनी जरूरी नहीं है, लेकिन सीखो तो जरूर। अगर ये बड़ा डरावना मामला खुल जाए तो आसमान थोड़ी देर के लिए वहीं टंगा रहता है, फिर अचानक टूटकर धड़ाम से नीचे गिरता है, जमीन को 5 मील तक हिला देता है। फिर ये बड़ा राक्षस जैसा कुछ वापस ऊपर उठता है, आसमान में टंगा रहता है, फिर से टूटता है, धड़म से गिरता है, जमीन को 5 महीने तक हिलाता रहता है। ये काम बार बार करता रहता है। ये बड़ा राक्षस जैसा चीज ऊपर उठती है और फिर टूटकर धड़ाम से गिरती है। अब हो सकता है कि एक दिन आप आएं और कहें, यह सब बेवकूफी भरा इंतजाम है, जो ठीक है, आपकी राय बनाने का हक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, सबसे पहले ये सीखो कि कैसे उससे बाहर निकला जाए। ठीक है? हो सकता है तुम्हारे पास एक जबरदस्त नैतिक दलील हो सकता है तुम आकाश की तरफ उंगली दिखाना चाहो, लेकिन वो दूर से करो ताकि तुम्हें चोट ना पहुंचे। इसे कहते हैं अपनी समझदारी। तो पहला कदम है सीखना, ताकि तुम चोट ना खाओ। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, सीखो। अब सीखने की दूसरी वजह है फायदे का सेटअप। इसे कहते हैं जिंदगी का प्लस। और यही तो जिंदगी है, सही? दोनों का मेल, माइनस और प्लस। माइनस है दुख, दिल टूटना, तकलीफ, असफलता और नाखुशी। लेकिन जिंदगी खुशी भी है, समृद्धि भी है, अच्छे एहसास भी है। तो ये रही चाबी। सीखो कि चीजें कैसे काम करती है, उस अच्छे पक्ष पर कैसे रहना है। अब तो बेसिक कानून है, फिर हम ब्रेक लेकर आएंगे। शोफ ने मुझे ये सिखाए थे। ये सब बाइबल से है। वैसे मैं बाइबल का एक्सपर्ट नहीं हूं, बस जो समझता हूं वो बता रहा हूं। तो पहला है इस्तेमाल का नियम। इसका मतलब है ऐसा कुछ भी जो तुम इस्तेमाल नहीं करते, उसे तुम खो देते हो। इस्तेमाल न करने से चीजें खत्म हो जाती है। इस दुनिया में, शायद अगली दुनिया में नहीं, लेकिन यहां अगर तुम अपनी बाजू को अपने शरीर से बांध कर छोड़ दो और उसे काफी देर तक वैसे ही रहने दो, तो तुम कभी भी उसे फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये बाजू अब खत्म हो चुकी है। शायद तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाजू का काम खत्म हो गया। इस बाजू को सही से इस्तेमाल में रखने का एक ही तरीका है, वो है इसे लगातार इस्तेमाल करना। अगर तुम इसे छोड़ दोगे, तो तुम अपने आप हार मान लिए। ये बात वोटिंग के लिए नहीं रखी जाती। जब तुम छोड़ देते हो, तो बस हार जाते हो। जो नियम तुम्हारी बाजू पर होता है, वही तुम्हारे दिमाग पर भी लागू होता है, तुम्हारी सोच पर भी। यही नियम इंसानी गुणों, महत्वाकांक्षा पर भी लागू होता है। अगर तुम इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। जब हम अपनी मजबूत भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कमजोर हो जाती है, बढ़ती नहीं। विश्वास अगर इस्तेमाल नहीं होगा, तो कम होता जाएगा। ये नियम है। जोश अगर बेकार पड़े तो कम हो जाता है। ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो घटती जाएगी। एक आदमी कहता है, मैं अपनी ऊर्जा बचाकर रखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये वैसा ही है जैसे आज की बचत को साल के आखिर में खर्च करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप आज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो चला जाएगा। फिर वो कहता है, मैं कल दुगना मेहनत कर लूंगा उसे पूरा करने के लिए। ये तो बेवकूफी है। आप तो वैसे ही कल मेहनत कर सकते थे। आज जो इस्तेमाल नहीं किया, वो खो गया। जो हुनर इस्तेमाल में नहीं आता, वो खो जाता है। और जो काबिलियत इस्तेमाल नहीं होती, वो भी खो जाती है। तो आज की शाम का एक बड़ा संदेश यही है कि कल से खुद की नई जांच करो, नया सफर शुरू करो, खुद को फिर से समझो। ये देखो कि तुम्हारे सारे टैलेंट, काबिलियत, सोच विचार, सूझबूझ, जोश और मजबूत इरादे, विश्वास, हिम्मत, ऑल सही में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर नहीं उपयोग करोगे, तो सब खो जाओगे। इस बात का सबसे बढ़िया उदाहरण है
बाइबल की एक कहानी जिसे टैलेंट्स की कहानी कहा जाता है। ये कहानी काफी दिलचस्प है। तुमने इसे कुछ दिन से नहीं पढ़ा, बस एक बार फिर देख लो। ये एक अच्छी कहानी है, एक पुरानी कहानी। इसमें कहा गया है कि एक मास्टर था जिसके 3 नौकर थे। एक दिन उसने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे पास ये टैलेंट्स है। पुराने जमाने में टैलेंट सोने की एक माप होती थी। उसने तीनों नौकरों से कहा, ये टैलेंट्स लेकर देखो कि तुम इनके साथ क्या कर सकते हो जब मैं यहां नहीं होता। मैं एक सफर पर जा रहा हूं और कुछ समय के लिए दूर रहूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो हम मिलेंगे, किताब देखेंगे और पता लगाएंगे कि तुमने क्या किया। उसने कहा, यहां तुम्हारे लिए 5 टैलेंट्स हैं। तुम पांचों, ये 2 तुम्हारे लिए और ये एक तुम्हारे लिए। मालिक बोला, ये टैलेंट्स ले लो, देखो इनसे क्या कर पाते हो। जब मैं वापस आऊंगा तो मिलकर सब बात करेंगे। नौकर बोला, ठीक है मालिक। मालिक निकल पड़ा। प्राचीन कहानी के अनुसार मालिक अपनी यात्रा से वापस आया। वापस आने पर उसने तीनों नौकरों को इकट्ठा किया और जैसा कहा था पूछा, इन टैलेंट्स के साथ कैसा रहा? तुम 5 वाले, क्या हुआ? उस नौकर ने कहा, मालिक, जो 5 टैलेंट्स आपने दिए थे, मैंने उन्हें इस तरह इस्तेमाल किया। शुरुआत में थोड़ा ढीला था, लेकिन उसने कहा कि आखिरकार सब चल पड़ा। उसने कहा, मैंने जी जान लगाई और उसके बाद मेरी योग्यता 7, 8, 9, 10 तक बढ़ गई। उसने कहा कि मैंने अपनी टैलेंट 5 से 10 कर दी, किताबों में दिखेगा। गुरुजी ने कहा, बहुत बढ़िया काम किया है, या कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें 2 टैलेंट दिए थे, क्या हुआ? उस सेवक ने कहा, मुझे भी ऐसा ही हुआ। मैंने उन 2 टैलेंट्स को काम में लगाया, मेहनत की, वे 3 फिर 4 हो गए। उसने कहा, मैंने अपनी टैलेंट 2 से 4 कर दी, किताबों में दिखेगा। गुरुजी ने कहा, अच्छा किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था, क्या हुआ? उस नौकर ने कहा, मैं अपनी दी हुई टैलेंट लेकर उसे ध्यान से संभाला, फिर एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया ताकि कोई चुराए नहीं। उसने कहा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं पाया। फिर मास्टर ने कहा, मैं जानता था कि तुम आज यहां आओगे, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया है। देखो, ये सुरक्षित और अच्छे से लिपटा हुआ है। मैंने तुम्हारे चले जाने पर इसे खोया नहीं। प्राचीन कहानी के अनुसार मास्टर ने कहा, उस नौकर से वह टैलेंट ले लो और उसे दे दो जिसके पास पहले से 10 टैलेंट है। अब तुम कह सकते हो, अच्छा, मुझे ये व्यवस्था पसंद नहीं आई। गरीब लड़के को तो सिर्फ एक टैलेंट मिला है, जबकि उसके पास पहले से ही 10 है। इसे ज्यादा मिलना चाहिए था। ईव, ध्यान रखना, मैंने तुमसे इसे पसंद करने को नहीं कहा, लेकिन इसे सीखने को जरूर कहा, क्योंकि इसका मतलब है जो भी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे वो खो दोगे। ये एक कानून है, तो इसे अच्छे से सीखो। इस्तेमाल का कानून। अब ये रहा दूसरा नियम और फिर हम ब्रेक लेंगे। बाइबल से दूसरा नियम जो हम छोटे से सुनते आ रहे हैं, इसे बोने और काटने का नियम कहते हैं। दरअसल शायद हमने इसे इतनी बार सुना होगा कि कहते हैं जैसे बोओगे वैसा काटोगे। ये बात कहीं साफ साफ और सीधी लगती है। मेरी पहली सलाह इस कानून के बारे में यही है कि इसे मात देने की कोशिश मत करो। इसके बजाय सूरज की सुबह को उगने से रोकने की कोशिश करने जैसी होगी, जो मुमकिन नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपनी जिंदगी में काफी वक्त तक मैं यह समझने में उलझा रहा कि यह सब कैसे लागू होता है। बहुत सी चीजों के बीच में उलझन में था। मुझे पता था कि मैं अच्छी फसल नहीं काट रहा, और मुझे अपनी समस्या की समझ थी कि मैं भ्रमित था कि क्या करना है। ये जो हो रहा था, मुझे हंसी हंसी में एक लिस्ट याद आई। मैंने सोचा कि शायद ये कारण है कि काम ठीक से नहीं चल रहा। फिर मिस्टर शेल्फ ने मुझे एक सुराग दिया, जिससे मुझे सब समझ में आ गया। उन्होंने कहा, मिस्टर ओवेन, मेरे पास आपके लिए एक और जवाब है। इस कानून को एक और तरीके से समझो। ये तुम्हें बताएगा कि समस्या कहाँ है, ताकि तुम तुरंत उस पर काम कर सको। तुम्हें बस ये जानना है कि समस्या कहाँ है, फिर तुम उस पर काम कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे कानून का दूसरा तरीका बताया, और इसी से मुझे पता चला कि मेरी असली समस्या क्या है। यह है वह तरीका जिससे कानून को समझाया जाता है। जो बोओगे वही काटोगे। अब मुझे पता चल गया कि मेरी समस्या क्या थी। अगर तुम्हें अपनी फसल पसंद नहीं आती,
तो किससे उम्मीद रखोगे? जवाब है, जिसने वो बोई है। और वो कौन है जिसने तुम्हारी फसल बोई? जवाब है, आईना में। जो मैं आखिर में सीख पाया पतझड़ में, वह ये था कि आईने के पास जाना चाहिए और जरूरत हो तो उससे कुछ तंग करने वाली बातें कह देना, जैसे कि, भाई, मुझे प्रभावित नहीं करना। तुम पिछले बस तक कहाँ थे? सो रहे थे? किताबें नहीं पढ़ी क्या? मेहनत नहीं की क्या? हाँ, चलो मैं तुम्हें 7 अहम बातें बताता हूं। बीज बोने और काटने का नियम समझो। चलो 7 पॉइंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद ब्रेक लेंगे। बीज बोने और काटने के 7 नियम ये है। ये वही सोच है जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव लाने में काफी मदद की। पहला पॉइंट है, बीज बोने और काटने का नियम नेगेटिव होता है। मतलब ये कि अगर तुम बुरा बोओगे तो बुरा कटो। ये बात तो बिल्कुल पहली क्लास की तरह है, पर बेसिक्स याद रखना कभी बुरा नहीं होता। अगर तुम कांटे के बीज बोओगे तो कद्दू नहीं मिलेगा, ये सच है। कद्दू ढूंढने की किस्मत मत लगाओ। जॉन कहता है कि कैसे हो सकता है कि कद्दू ना उगाए? जॉन, ये नियम नकारात्मक है, इसका यही नतीजा है। अब नंबर 2 ये है कि नियम सकारात्मक है। मतलब सीधी बात, अगर तू अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। अगर तू कद्दू के बीज बोएगा तो कांटे नहीं उगेंगे। कद्दू के बीज से कांटे नहीं निकलेंगे। मात्र प्रकृति तुझसे धोखा नहीं करेगी। न कहीं छुपकर हंसकर नई कांटों वाली पौधे उगा देगी, न कद्दू के बीजों के साथ ऐसा करेगी। तू कद्दू के बीज से कद्दू ही पाएगा। और इसके पीछे वजह यह है कि नियम सकारात्मक है। अब नंबर 3, जब मैंने पूरा पता लगाया तो मैं काफी उत्साहित हो गया। इसका मतलब है कि आप जो बोते हैं वो हाथ नहीं आता, बल्कि आप हमेशा उससे कहीं ज्यादा पाते हैं। तो तीसरा मुख्य शब्द है ज्यादा। आप उतना वापस नहीं पाते जितना आपने दिया होता है, बल्कि उससे काफी ज्यादा मिलता है। ये बात अच्छी और बुरी दोनों तरीकों से काम करती है। बुरी तरफ, कहा गया है कि अगर आप हवा में बीज बोओगे तो तूफान काटोगे, इसलिए इसके लिए तैयार रहना जरूरी है, वरना आप भोले बन जाओगे। देखो, कोई भी चाहे या ना चाहे ऐसा होगा, यह सवाल सबके मन में होता है। और यहां एक बढ़िया सवाल है जो पूछना चाहिए। हम सब किसी न किसी की योजना का हिस्सा है। सवाल यह है कि तुम्हें किसने क्या करने के लिए मनाया है और तुम क्या कर रहे हो। किसने तुम्हें तुम्हारी मौजूदा योजना अपनाने के लिए मनाया है? देखो, 10 साल बाद तुम जरूर वहां पहुंचेगे। सवाल यह है कि कहां। लेकिन कोई भी अगर चाहे तो एक अच्छी योजना तलाश कर सकता है, उसे अपना सकता है और उस पर काम शुरू कर सकता है। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जो जरूर बीतेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तुम उस वक्त तक वो पहनोगे जो तुम्हें पहनना है, उस गाड़ी में चलोगे जो तुम्हें चलानी है, उस जगह रहोगे जहां तुम रहना चाहते हो और वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अभी का वक्त है, अगले 10 साल तय करने का वक्त आ गया है। और कौन हो सकता है? या नंबर 6 है, बोने और काटने की छठी चाबी। मैं तुमसे साफ साफ बात कर रहा हूं, जैसा हमने वादा किया था। एक बात जो सच से भी बेहतर होती है वो है पूरा सच, और यह है बोने और काटने के नियम का पूरा सच। नंबर 6, कभी कभी तुम हार सकते हो। ऐसे मौके आते हैं जब चाहे जो करो, तुम हार ही जाओगे। ये वो तरह का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? हाँ लेकिन, खैर, किसान अपने खेत में वसंत में बीज बोता है, पूरा गर्मी अपने परिवार का ध्यान रखता है, दिन में 10 से 12 घंटे, हफ्ते में 6 से 7 दिन काम करता है। वो एक ईमानदार आदमी है। जैसे ही पतझड़ आता है, उसके पास एक खूबसूरत फसल होती है और वो इसके हर हिस्से का हकदार होता है। लेकिन जिस दिन वह अपनी कॉम्बाइन लेकर खेत में उतरे, उसी दिन एक आकाशीय ओला गिरता है जिसने सारी फसल को जमीन पर पटका देता है। इसका मतलब है कि तुम सब कुछ खो देते हो। कोई कहता है, उसने क्या गलत किया? जवाब है, कुछ नहीं। ये बस ऐसी दुनिया है। कभी कभी तुम्हारी फसल पर ओले गिरते हैं और तुम्हारे जश्न पर बारिश होती है। इसलिए तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। अंदरूनी भोला होना तो जिंदगी का हिस्सा है। और मुझसे ये मत पूछो कि मैं कुछ शुरुआती ऐसलों में क्यों शामिल नहीं था। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे सेट हुआ। लेकिन कुछ बार बस टाइम ऐसा होता है कि हारना पड़ता है। ये भी जिंदगी का हिस्सा है।
अब बात करते हैं सातवीं कुंजी की, यानी बोने और काटने की सातवीं चाबी। इसका मतलब है, ये बस उसी नियम को एक और तरीके से समझाना है। और ये ऐसे है, अगर तुम बोते नहीं तो कटाई का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम अपनी योजना देखो, कल तुम जल्दी में सोचोगे कि चलो सिलाई शुरू कर दी जाए। पर सच कहूं तो जल्दी करो और मन लगा के काम करो। और याद रखना, तुम्हारे पास काफी वक्त है, पूरा वक्त है। कुछ लोग टीवी देखने में इतना वक्त गुजार देते हैं कि उससे कमा सकते थे। देश में टीवी देखने पर सबसे नया लेख कहता है कि एक घर में औसतन टीवी रोजाना 7 घंटे चलता है। इसे बड़ा सात कहते हैं। एक बार मैंने किसी से पूछा कि टीवी का कितना खर्चा होता है। उसने कहा, लगभग 450। मैंने कहा, तुम कुछ भूल गए? मतलब क्या? देख इस प्राइस टैग को। उसने कहा, मुझे पता था कि वह टीवी देखने वाला है। मैंने कहा, मेरी राय में टीवी देखने में सालाना कम से कम $12,000 लग जाते हैं, टीवी रखने में नहीं। चीजें सस्ती हैं, देखने में खर्चा ज्यादा होता है। और मैंने कहा, भाई 12,000 सालाना टीवी देखने के लिए बहुत है। थोड़ा पैसा देना ठीक है, लेकिन 12,000 नहीं। और वही आदमी था जिसने कहा था, मुझे उम्मीद है कि पे टीवी कभी नहीं आएगा। ठीक है, हम आज रात बहुत कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि हम बस आपको सारी बातें बतानी है और बाकी आपको ही संभालना है। काश हमारे पास सवाल जवाब के लिए ज्यादा टाइम होता, लेकिन हमारा वक्त तो सीमित है। हम काफी कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन लगता है सब समझ रहे हैं। इस भीड़ को मैंने काफी समय में नोट्स लेते इतना उत्साही पाया है। सच में कमाल है। किसी के पास अभी तक 5 पन्ने बने हैं? कोई? ओह, बढ़िया। कमाल है। हो सकता है आपने वो कहानी सुनी हो, टेक्सास के एक पादरी की, दक्षिणी हिस्से से। यह बंदा पुराने जमाने के प्रचारक था, जब लोग घोड़े और गाड़ी से चलते थे। और वो प्रचार करने में बड़ा माहिर था। लोग यहां आते रहते थे प्रचार करने। एक दिन उसने अपने तंबू को टेक्सास के एक छोटे से शहर में लगा और उम्मीद की बड़ी भीड़ आएगी, जैसे हमेशा आती थी। पहली रात 7 बजे, 7:30 बजे तंबू खुलना था। लेकिन जब वो गया तो तंबू बिल्कुल खाली था। उसने सोचा, कुछ तो बड़ा गड़बड़ है, इसलिए उसने 7:30 तक इंतजार किया। कोई नहीं आया। फिर 8 बजे देखो, बिल्कुल खामोशी। आखिरकार 8:15 बजे एक अकेला काउबॉय अपने घोड़े पर आया। अपने घोड़े को बाहर बांधा, अंदर आया और सामने की बेंच पर बैठ गया, जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। प्रीचर ने सोचा, चलो कम से कम काउबॉय से बात तो कर लेनी चाहिए। तो वह नीचे गया, काउबॉय से बोला, काउबॉय, मैं प्रीचर हूं। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्या बताऊं तुम्हें, कुछ तो गड़बड़ हो गई है।